विवेक जी, एक चीज़ जो और बड़ी हैरान करते हैं, आप डिटेल में बताइए, क्योंकि आप तो इस क्राइम की दुनिया से बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। अगर मैं क्राइम को एक उद्योग के तौर पर देखूं जिसमें अलग अलग तरह के काम होते हैं, तो ये इंडस्ट्री भारत में कितनी बड़ी है और इसमें जो किस सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, बहुत बड़ा काम है ये। अगर मैं कहूँ कि जैसे सिर्फ अकेले गोल्ड स्मगलिंग की बात कर लूँ तो साल का 1-1.5 लाख 2 लाख करोड़ का बिजनेस है। मेरी एक और किताब है, हाईवे माफिया। हाईवे माफिया का अकेला ये जो ट्रेड है, जिसमें सड़कों के ऊपर जो ट्रक्स लूटे जाते हैं, डिटेल में बताइए उस बारे में जरा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट करता है, जिसमें 3 अलग अलग किस्म के अलग अलग इलाकों के गैंग है। उसमें एक गैंग को बॉम्बे पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस सरदार गैंग बोलती है, या पंजाब गैंग भी बोलती है। तो हालांकि कुछ लोगों को बड़ा डेरोगेटरी लगता है और ख़ासतौर से सिख समाज उससे बड़ा नाराज़ होता है कि आप उसको सरदार गैंग क्यों बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि भाई, वो नाम मेरा दिया हुआ नहीं है, वो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस उनको इस तरीके से संबोधित करती है, या पंजाब गैंग भी बोलती है। ये मूल रूप से पंजाब के हैं, और ये ग्रुप जो है ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और बब्बर खालसा जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ग्रुप है ये। इनका मुख्य काम है देश में अलग अलग ठिकानों के ऊपर रेड करना, ट्रक्स लूटना, उस ट्रक्स से जो लूटे हुए ट्रक हैं उनका माल बेचना, बाज़ार में 50 से 60% कॉस्ट पे वो लोग मतलब उसको बेच देते हैं, 40 से 50% की रिबेट पे, और उससे जो पैसा आता है वो करीब करीब साल का 200 से 300 करोड़ रुपए ये लोग कमाते हैं। और उसका 80% हिस्सा जो है ये कनाडा जाता है थ्रू हवाला, ताकि खालिस्तान जो ऑपरेशंस हैं उसको रिवाइव कर सकें। और उसका जो मुखिया है इस गैंग का, उसका नाम है जेडी। वो मेरी किताब आई तब तक वो कनाडा रहता था, लेकिन जिस दिन किताब आई और उसको पता चला कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ होने जा रहा है, किताब आने जा रही है, कुछ हो रहा है, तो वो अमेरिका भाग निकला। और एक बुज़ुर्गों का आशीर्वाद कह लें या कुदरत का करिश्मा कह लें कि मेरे इन्फॉर्मर्स के ज़रिए मुझे उसकी न केवल ताज़ा लोकेशन, ताज़ा तस्वीरें उसकी नई कार के साथ में मिली, और हमने बुक जो है स्टॉप प्रेस करके वो सब छाप करके फिर किताब निकाली, और उसके बाद उसको अंडरग्राउंड होना पड़ गया। तो एक ये ग्रुप है। एक आदिवासियों का ग्रुप है जो कि झाबुआ से लेकर के और उस साइड में है, वो लोग ट्रक लूटते हैं। एक ग्रुप जो है वो देवास। तो उनका तरीका कैसा होता है, ट्रक लूटते कैसे हैं? मैं बताता हूँ आपको। और देवास के पास में एक जनजाति है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो आप लोगों के लिए भी टेक्निकली लीगली सही नहीं होगा। तो वो जनजाति के लोग भी ये ट्रक लूटते हैं, वो एक तीसरी गैंग है। इन लोगों की लगभग समान मोडस ऑपरेंडी है। ये लोग सब जिन इलाकों से हाई प्राइस्ड, हाई वैल्यू, हाई नेटवर्थ ट्रक्स आते जाते हैं, वहाँ के जो ये होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, उनके बीच में अपने इन्फॉर्मर्स रखते हैं। उनसे इनको पता चलता है कि ये डाइक से भरा हुआ ट्रक आया है, या ये कंटेनर के अंदर विदेश से इतने फ़ोन आए हैं, या इसके अंदर टोपाज के या कोई कंपनी के ब्लेड हैं। तो मतलब ऐसी जो हाई नेटवर्थ है, अब ब्लेड का ही एक अकेला 20 फीट का अगर कंटेनर है या ट्रक है, उसकी वैल्यूएशन आज के वक्त में करीब करीब 10 करोड़ होगी। अब वो 10 कंटेनर की, हाँ, और 10 करोड़ का ट्रक ये लूटते हैं। कानपुर जाता है, आगरा जाता है, मध्य प्रदेश के किसी और हिस्से में जाता है, वहाँ पे उनके डीलर्स होते हैं जिनको कि हम डब्बा बोलते हैं। डब्बा वो खरीदता है, उनको डिफरेंट पार्ट में तुरंत अलग अलग ठिकानों पे भेज देता है, और वो जो है वो तुरंत पूरे इलाके में फैल जाते हैं। मतलब अगर आप 3 दिन बाद में रेड भी करें तो वहाँ पे आपको उसके बॉक्स भी नहीं मिलेंगे खाली, इतनी फास्ट वो लोग मार्केट के अंदर सा। और फिर वो छोटी छोटी किराने की दुकान, पान वाले की दुकान, वहाँ पे वो ब्लेड पहुँच गई हैं। कहाँ से आप इकट्ठा करते फिरेंगे, नहीं हो पाता है पॉसिबल। इसका एक बहुत बढ़िया केस भी हुआ था नवी मुंबई में, और वो केस डिटेक्ट किया था एक बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर होते थे पाटिल, उन्होंने किया था। और उन्होंने ही पहली दफ़ा 2 जो गैंग्स हैं उनके खिलाफ मौका लगा दिया था। उसके बाद से हमारे एरिया में उन लोगों ने ऑपरेट करना बंद कर दिया, मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ वगैरह क्षेत्र में, कि साला ये तो यहाँ की पुलिस मौका लगा देती है, 2-2, 5-5 साल जमानत देनी होंगी, वरना डकैती का क्या है, 2 महीने में जमानत हो जाती हैं। निकले और वापस धंधे में लग गए। तो एक उनकी मोडस ऑपरेंडी ये है। दूसरी मोडस ऑपरेंडी ये है कि इनके लोग खुद ही ड्राइवर बन करके और काम करते हैं, और खुद ही ट्रक लेके भाग जाते हैं।
तीसरी मोडस ऑपरेंडी ये होती है कि वो लोग खुद ट्रांसपोर्टर बन करके कंपनी खोलते हैं और लोगों से बोलते हैं कि साहब हमें काम दीजिए, हम आपको इतने कम कीमत के ऊपर काम करेंगे आपके लिए। अगर दूसरा ट्रांसपोर्टर सपोज 2 रुपये किलो के हिसाब से कर रहा है, ये बोलेगा सर मैं आपका काम 1.80 में करूँगा, 1.75 में करूँगा। व्यापारी को क्या चाहिए, 4 पैसे बचें, वो बचाने के चक्कर में पूरा ट्रक लुटता है। तो वो 4-6 महीने तो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ यार अभी ये 3-4 ट्रक का काम हो रहा है, अच्छा, वो अपना माल ले लुआ करके गायब, दुकान किराए की होती है, फर्नीचर उनका ही होता है, छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। नकली सील, नकली कागज, दस्तावेज वो सब बरामद होते हैं या कभी कभी वो भी नहीं मिलते हैं। इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं। 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच का टर्नओवर है इनका साल का। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ सड़क हैं, हाईवेज, जिनके ऊपर एक्सेल गैंग काम करती है, वो सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। उनका काम ऐसा है कि वो सड़कों के दोनों किनारे जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है उस स्ट्रेच में काम करते हैं, और वो जो गाड़ियों के एक्सेल होते हैं जो कि वजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बीच में होते हैं और दोनों तरफ से पतले हो जाते हैं वो, और उनको हाथ से फेंक करके मारना बड़ा आसान काम होता है। तो जैसे ही दूर से गाड़ी आती हुई दिखती है और वो उनकी रेंज में आती है, वो फेंक करके और फ्रंट शील्ड पे मारते हैं। गाड़ी वाले को रुकना ही पड़ता है अचानक इस हमले की वजह से, और जैसे ही वो रुकते हैं उनको वो लोग लूटपाट करते हैं। एक तो बहुत बुरा केस हुआ था जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उसको उनके परिवार के सामने उन लोगों ने किया था। तो इस तरह की भी हरकतें ये लोग करते हैं। पर नॉर्मली ये जो 3 गैंग्स की जो मैंने बात की है एक्सेल गैंग के अलावा, वो लोग मोस्टली जो है सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर को ही मर्डर करते हैं। वो इस तरह की हीनियस एक्टिविटी में नहीं जाते। पर हाँ, मर्डर भी करना कोई ये तो आप सिर्फ एक तरह के क्राइम का 1 लाख करोड़ के आसपास का बता रहे हैं कि हाईवे गैंग जो है, जो मैंने कहा अगर पूरी इंडस्ट्री की हम बात कर लें जिसमें ड्रग माफिया भी है, ये ब्लड डायमंड भी है, बाकी भी है, और तो ये तो पूरी एक पैरेलल इकोनॉमी है। हाँ हाँ, और इस इकोनॉमी का फ़ायदा देश का पॉलिटिशियन भी उठाता है, कारपोरेट हाउसेस भी उठाते हैं, ज्वेलर भी उठाते हैं, हवाला ऑपरेटर उठाते हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं उस पूरे खेल से, मैं और आप उसको सोच ही नहीं सकते। हम लोग उस ये अथाह सागर है, इसमें नहीं घुस करके उसको पता किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा चिंता की बात मुझे लगती है कि सपोज अगर एक ही पैटर्न पे 2 या 3 अपराध होते हैं, और आपने कहा अगर 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है ये, तो पुलिस के जहन में तो होगा, प्रशासन के जहन में होगा, और अगर अपराध इस स्तर तक पहुंच गया है तो अब तक तो आपको स्पेशल टास्क फोर्स बना देनी चाहिए थी, हाईवे पे उस तरह से पेट्रोलिंग होनी चाहिए जिस तरह के रास्तों की आप बात कर रहे हैं, और इसको खत्म करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब या तो आपका इंटेंट नहीं है या आप खुद बेनिफिशियरी हैं। कुछ हद तक बेनिफिशियरी भी हैं, कुछ हद तक इंटेंट भी नहीं है, कुछ हद तक कुछ ऐसी नीतिगत समस्याएं हैं, कुछ हद तक ये कहा जाए कि लेथार्जिक अप्रोच है। अपना कुछ नहीं हो रहा ना, मुझे क्या तकलीफ है। मैं तो जब जाता हूँ तो आगे 5 पायलट कार होती हैं, पीछे 10 गाड़ियाँ होती हैं, साथ में मेरे एम्बुलेंस भी चलती है, गनर भी चलते हैं। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना, मेरी फैमिली भी सेफ़ है, मैं क्यों कर। इनके 4 लोग लुट जाएं पिट जाएं, तब देखिए आप वो लोग कैसे एक्ट करते हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड ऐसी थोड़ी ख़त्म हुआ, जब पॉलिटिशियन मरने लग गए तब उसको ख़त्म करना शुरू किया ना। उसके पहले तक तो भाई लोग बड़े मज़े से दूध मलाई खा पी करके सो रहे थे। नुकसान किसका हो रहा था? आम आदमी का। हाँ बिल्कुल, ये भी सारा आम आदमी का ही नुकसान है, इनका खुद का पैसा तो नहीं है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। तो विवेक जी एक बड़ी ईमानदारी से सही जवाब दीजिएगा। आपने पूरी व्यवस्था को 30-35 सालों से देखा है, अपराधियों का, नेताओं का, पुलिस वालों का और जजों का ये नेक्सस कैसे काम करता है? पैसे के लिए करता है, पावर के लिए करता है? हाँ बिल्कुल करता है। JW सिंह हमारे जो हैं यहाँ पे मुंबई में एक जज साहब, उनको गिरफ्तार हुए हैं, छोटा शकील से बातचीत के उनके टेप हैं। हालांकि कालांतर में लंबा मुकदमा चलने के बाद में वो बरी भी हो गए टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। ऐसे 1-2 और जजेस हैं, वकील हैं। किशोर सुथराले का मर्डर हुआ है इस चक्कर में, बोरीवली के बड़े फायर ब्रांड लॉयर थे। तो ऐसे कितने ही लोग हैं। शाहिद अंसारी का मर्डर हुआ है, वो अलग बात है कि उसकी हत्या मतलब करवाने के पीछे बड़ी राजनीति थी और बड़ा एक वो स्टेट किलिंग है बेसिकली, जो मैं अंदरूनी तौर पे जानता हूँ। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, हुई हैं। आप देखिए, बिना नेक्सस के कोई भी देश में कोई भी क्राइम कभी नहीं हो सकता। अंडरवर्ल्ड तो पनपना ही दूर की चीज़ है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि यदि पुलिस चाह ले तो किसी मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती।
चूंकि वो चाहती नहीं है इसलिए वो अपराध होते हैं। एक जमाना था मुंबई की सड़क सड़क पे हाफ पैंट पहना हुआ पुलिस कांस्टेबल पैदल गश्त करते हुए दिखता था। आज मुझे दिखते ही नहीं पुलिस वाले सड़कों पे। गश्त कौन करता है दिखाई नहीं देता। आज गश्त होती है बाइक्स के ऊपर और कारों में, जीप में। भाई आपको इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब आप वहां के लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। आप वो कर ही नहीं रहे हैं और आप करप्शन करने के लिए बैठे हुए हैं तैयार। तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली कहानी है। आप अगर अंडरवर्ल्ड से क्रिमिनल से पैसा ले रहे हैं और आपने आंख बंद कर रखी है तो क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा और पिसेगा कौन? अवाम। वही हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि फिर जो आर्यन खान वाला मामला हुआ था जिसमें समीर वानखेड़े का नाम आया था जो एनसीबी के उस वक्त थे, क्या उस तरह की जब चीज़ें होती हैं तब भी लोगों का एक सिस्टम पर, व्यवस्था से भरोसा उठता है कि जो लोग विजिलेंस का काम कर रहे हैं अगर वही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते हैं तो फिर कहाँ चीज़ें जाएंगी? और इसी में मैं ये भी जोड़ दूं कि जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी मुंबई में रहे, आप तो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, बाद में एक वक्त तो वो हीरो थे लेकिन बाद में फिर सभी पर इल्ज़ाम भी लगे। हम नाम ना लें तो भी बेहतर, आप जानते ही हैं कि इन्होंने पैसा लेकर कुछ चीज़ें की हैं। वो भी अगेन सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है।